हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और ये बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। ये क्लास फर्स्ट ईयर का तो टॉपिक का नाम हमारे पास ये केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं वो कैसे आपस में जुड़े होते हैं, वो आपस में क्यों जुड़ते हैं, कौन सी ऐसे कुव्वतें होती हैं जो एटम्स को या आयंस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन के कीमियाई बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड असल में होता क्या है। तो जो केमिकल बॉन्ड होता है वो असल में एक फोर्स है, कोई कशिश की कुव्वत है विच होल्ड्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। हमारे पास कोई एटम होगा, कोई मॉलिक्यूल होगा, कोई आयन होगा, उन सबको एक दूसरे के साथ जो जोड़ने वाली चीज़ होती है वो कोई कशिश की कुव्वत होती है। उस कशिश की कुव्वत को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। तो जो चीज़ें होती हैं, जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ख़ास किस्म के बॉन्ड के थ्रू, ख़ास किस्म की कशिश की कुव्वत के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और इस कशिश की कुव्वत को अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, उससे हम कहते हैं दैट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। दूसरा हमारे पास है कि अगर एटम्स आपस में जुड़ते हैं, आयंस आपस में जुड़ते हैं, तो उनके पीछे वजूहात क्या हो सकती है। अगर ये काम करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड बनाने की क्या वजूहात हो सकती है। तो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड बनाने की जो मेन रीज़न हमारे पास है दैट इज़ अ स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम, मुस्तहकम। जैसा कि कायनात के अंदर हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, ठीक है, और हर चीज़ के स्टेबल होने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। अगर हम इंसानों की बात करें तो हर इंसान स्टेबल होना चाहता है, चाहे वो पहले वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी है, वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने का मतलब आप ये समझें कि वो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता है, वो इस काबिल बनना चाहता है कि उसे किसी दूसरे की ज़रूरत ना हो, किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत ना हो। ऐसा करने के लिए वो मुख्तलिफ टेक्निक्स, मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाता है। ये मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हर बंदे के स्टेबल होने के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी मेन एम है वो है स्टेबल होना। हर बंदा स्टेबल होना चाहता है। इसी तरीके से जो एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। अब स्टेबल होने के लिए एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, इनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं। और स्टेबिलिटी का क्या मायार होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन स्टेबल हो गया है, ठीक है। या जैसे हम कहते हैं कि कोई इंसान कैसे स्टेबल हो जाता है। आमतौर पर जो हमारे पास है, अगर कोई वो अच्छा कोई बिजनेस है उसका, या कोई अच्छी कोई जॉब है, तो हमारी नज़रों में वो आजकल वो बंदा बड़ा स्टेबल होता है। इसी तरीके से एटम्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एटम स्टेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल हैं जो हम आगे जाके पढ़ते हैं। दो रूल हैं, एक को आप कहते हैं डुप्लेट रूल, दूसरे को आप कहते हैं ऑक्टेट रूल। दूसरा, ये जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग का इन्हिसार होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर, कि कोई एटम बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता, कितने बॉन्ड बना सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है उस एटम के बाहर वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये डिसाइड करेगी कि वो एटम बॉन्ड बना सकता है या नहीं बना सकता, या कितने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। यानी कि वो रिएक्टिव है या नहीं है। रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल। और दो रूल हमारे पास हैं जो स्टेबिलिटी का हमारे पास मायार वो मुंतखब करते हैं। वो हमारे पास हैं डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। डुप्लेट डबल से निकला है कि अगर किसी एटम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका डुप्लेट मुकम्मल होगा और वो स्टेबल होगा। इसी तरीके से हमारे पास ऑक्टेट रूल है कि अगर किसी एटम के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, उसका ऑक्टेट भी मुकम्मल होगा और वो स्टेबल होगा। तो कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास जो स्टेबल हैं ऑलरेडी। हमारे पास एक ग्रुप है नोबल गैसें, हम उन्हें कहते हैं आमतौर पर। जो हमारे पास है ये एक हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये हमारे पास 8वें ग्रुप या 0 ग्रुप भी हम आमतौर पर कहते हैं। 8वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं दीज आर द नोबल एलिमेंट्स। क्यों हम इन्हें कहते हैं, क्योंकि इनका डुप्लेट और ऑक्टेट मुकम्मल होता है। यहाँ पर हीलियम की अगर हम मिसाल देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 1s2।
इसका पहला शेल है और पहला शेल इसका आखिरी शेल है, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका डुप्लेट मुकम्मल है। तो बाकी जो हमारे पास नोबल एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या कन्फिगरेशन होती है, वो होती है NS2 NP6, यानी कि उनके बाहर वाले शेल में N रिप्रेजेंट्स शेल, बाहर वाले शेल में ये 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो स्टेबल कहलाते हैं। हीलियम का डुप्लेट मुकम्मल होता है और बाकी जितने नोबल एलिमेंट्स हैं इनका क्या मुकम्मल होता है, इनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है। कुछ एक्सेप्शंस होती है हमारे पास कि जो नोबल एलिमेंट्स होती हैं ये वेरी लीस्ट रिएक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं रिएक्ट करती? क्योंकि इनके डुप्लेट और ऑक्टेट मुकम्मल है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये खुद स्टेबल है, इन्हें किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगी, ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देंगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास आमतौर पर ये स्टेबल होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ हमारे पास एलिमेंट्स नोबल गैस के हैं जो ख़ास कंडीशंस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसा कि हमारे पास है XeF2, ये जीनान फ्लोराइड है। ठीक है, जीनान डाईफ्लोराइड, जीनान टेट्राफ्लोराइड और जीनान ऑक्सीफ्लोराइड, जीनान ट्राईऑक्साइड। दीज आर द एक्सेप्शनल कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। बाकी आम हालात में ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। आगे हमारे पास है रीज़न फॉर इनर्टनेस, के इनर्ट का मतलब है ये रिएक्ट नहीं करते। जो हमारे पास नोबल एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्ट ना करने की क्या वजूहत है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि उनके जो हमारे पास जो ऑक्टेट और डुप्लेट होते हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं, वो मुकम्मल होते हैं। ये नियान की हमारे पास कन्फिग्रेशन है। नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसके पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, ये एक कन्फिग्रेशन है। अगर आप उसे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में लिखें 1s2 2s2 और p के अंदर 6 हैं, p के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, 2px 2py और 2pz, यानी कि हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें तो इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये हीलियम है 1s2, इसका पहला ही आखिरी शेल है और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके चूंकि डुप्लेट और ऑक्टेट मुकम्मल होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि आमतौर पर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आगे हमारे पास है कि अगर हमारे पास कुछ एटम्स हों तो वो कौन से टेक्निक्स हैं, कौन से तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए वो स्टेबल हो सकते हैं। तो एटम्स आमतौर पर 3 मेन मेथड्स हैं जिनके ज़रिए स्टेबिलिटी गेन करते हैं। हमारे पास है कि या वो इलेक्ट्रॉन की लूजिंग करते हैं, या गेनिंग होती है, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। यहाँ पर जो ज़्यादातर जो मेन बात होगी वो इलेक्ट्रॉन के हवाले से होगी कि अगर बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं या 8 हैं, ठीक है, तो ये स्टेबल होने के लिए या इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, या गेन करेंगे, या शेयर करेंगे, ताकि उनके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो नोबल एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेते हैं, इसका मतलब है कि वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन है टेंडेंसी टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। बाहर वाले शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो एटम या वो आयन ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है। तो ये जो 3 तरीक़ेकार हैं, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स ये ड्यूरिंग डिफरेंट कंडीशंस ये वाली प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी एटम के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, या वो लूज़ करेगा, या वो गेन करेगा, या वो शेयर करेगा, ताकि वो क्या करे कि वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल कर ले। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ एटम्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं, वो इन 3 में से कोई एक काम करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। यहाँ पर हमारे पास है लिथियम Li सैम्बल हैविंग एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे तो इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब है ये किसकी कन्फिग्रेशन है, 1s2, ये हमने पढ़ा था, ये हीलियम की कन्फिग्रेशन है। तो जब लिथियम में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इट अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम, तो हमारे पास ये नोबल गैस की तरह बन जाता है, यानी कि ये स्टेबल बन जाता है। आगे हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 12, इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 2, 2 और 8 10 और 2 12। अगर इसके बाहर वाले शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, बाकी 8 बच जाते हैं, यानी कि ये इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2 और 8 10
अगर ये 10 बच जाते हैं तो 10 किसकी कन्फिग्रेशन है, 10 नियान की कन्फिग्रेशन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करके ये नोबल गैस की कन्फिग्रेशन अचीव कर लेते हैं, इसका मतलब है ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर हमने देखा है कि कैसे एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास हो फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9 है, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि दूसरे शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर किसी तरीके से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके 8 हो जाते हैं। यानी कि ये कैसे स्टेबल हो रहा है, आफ्टर द गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये कैसे स्टेबल हो जाते हैं, आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एटम्स मुख्तलिफ बिहेवियर ये इस्तेमाल करते हैं स्टेबल होने के लिए। तो यहां पर हमारे पास सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 हैं और तीसरे शेल में 6 हैं, बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर किसी तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, गेन कर ले किसी दूसरे एटम से, तो ये क्या करेगा, तो ये स्टेबल हो जाते हैं। इस तरीके से एटम्स स्टेबल होते हैं या नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर एक और बात हमने याद रखनी है, आमतौर पर जो मेटल्स होती हैं वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिथियम और मैग्नीशियम है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं, ये मेटालिक करैक्टर है। इसी तरीके से यहाँ पर फ्लोरीन है और सल्फर है, आप ऑक्सीजन की मिसाल लिख सकते हैं, नाइट्रोजन की मिसाल लिख सकते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो नॉन मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इनका कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो ये लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का पढ़ा हमने। आगे हमारे पास है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होगा, जब 2 हमारे पास नॉन मेटल्स होंगी वो आपस में, मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास हो NaH और HF हमारे पास हो, Na सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, Na का हमारे पास होता है ये 11। ये क्या करेगा, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दे, इसका ऑक्टेट सोडियम का मुकम्मल, हाइड्रोजन का डुप्लेट मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान में एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है। आगे हमारे पास है H और F। यहां पर जो शेयरिंग की बात होती है, फ्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, हाइड्रोजन का डुप्लेट मुकम्मल है, फ्लोरीन का ऑक्टेट मुकम्मल है, ये हमारे पास है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।